गांव का रास्ता कच्चा था, लेकिन उस दिन धूल भी जैसे रुक रुक कर उड़ रही थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों, क्योंकि जिस गली में सालों से सिर्फ बैलगाड़ियों की आवाज आती थी, वहां आज चमचमाती गाड़ी के टायरों ने मिट्टी को चीर दिया था। लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े हो गए। किसी के हाथ में कटोरी थी, किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के माथे पर पसीना, और सबकी आंखों में एक ही सवाल, ये कौन आया? गाड़ी रुकी तो पहले उतरने वाले आदमी ने सफेद कपड़े पहने थे, कान में छोटा सा ईयरफोन, चेहरे पर अकड़ नहीं, पर चाल में हुक्म था। फिर पीछे का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई। चेहरे पर मिल्की वाइट नूर, आंखों में थकान के साथ एक पुरानी चुभन, जैसे जिंदगी ने मुस्कुराना छीना हो, पर हिम्मत अब भी बाकी हो। गांव वालों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे ही किसी की जुबान हिली, अरे ये तो, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये तो वही है जो 5 साल पहले यहां से रोती हुई गई थी। सुनते हैं अब ये बहुत बड़े घर की बहू है। कौन सा घर? कहते हैं 150 कमरे वाला अरबती ससुराल। लड़की ने अपने हाथ से पर्स की पकड़ और टाइट कर ली, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। उसका नाम था काव्या। गांव में पैदा हुई, मिट्टी में पली, लेकिन अब उसकी जिंदगी की सांसें किसी और दुनिया में चलती थी। सफेद कपड़े वाला आदमी बोला, मैडम, यही है वो घर। सामने मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा मकान था। दरवाजे पर टंगे फटे पर्दे ने हवा में हल्की सी सिसकी ली। काव्या की आंखें उसी पल भर आई। ये वही घर था जहां उसकी मां ने उसे अपने हाथों से हल्दी लगाकर विदा किया था, और उसी घर के आंगन में वो पहली बार टूट कर गिरी थी। वो आगे बढ़ी, कदम ऐसे जैसे वो जमीन से नहीं, अपने बीते हुए कल से होकर चल रही हो। भीड़ उसके पीछे पीछे सरक रही थी। लोग देखना चाहते थे, आज वो क्या करेगी, आज वो किसको जवाब देगी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने धीरे से आवाज दी, बाबूजी। अंदर से खांसने की आवाज आई। फिर एक बूढ़ा आदमी निकला, शरीर कमजोर, आंखें धुंधली, लेकिन पहचान तेज। वो जैसे ही काव्या को देखता है, उसके हाथ कांप जाते हैं। काव्या? काव्या ने सिर झुका लिया। 5 साल बाद किसी ने उसका नाम ऐसे लिया जैसे वो कोई बेटी हो, तो दिल की दीवारें एक पल को दरक गई। मैं वापस आ गई, वो बस इतना बोल पाई। बूढ़े ने जल्दी से अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर उम्र के हाथ बड़े बेईमान होते हैं। वो छुपाते नहीं, वो बस बहा देते हैं। तू यहां क्यों आई बिटिया? अब तो तू, काव्या ने बीच में ही बोल दिया, अब भी मैं आपकी ही हूं बाबूजी। बस कपड़े बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, पर मैं अंदर से वही हूं। भीड़ में एक औरत ने ताना मारा, अंदर से वही? तो फिर इतनी बड़ी गाड़ी, इतने लोग, और ये चमक, ये किसकी है? काव्या की आंखें धीरे से उस औरत पर गई। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दुख था। चमक मेरी नहीं, मेरी मजबूरी की है। उसने कहा, मैं यहां दिखाने नहीं आई, मैं यहां कुछ लेने नहीं आई, मैं यहां बस एक सच सुनने आई हूं। इतने में अंदर से किसी की भारी आवाज आई, कौन है बाहर? और जैसे ही वो आवाज निकली, काव्या का शरीर ठंडा पड़ गया। सांस रुक गई, आंखें डर और गुस्से के बीच अटक गई। दरवाजे से एक आदमी बाहर आया, मजबूत शरीर, चौड़ी छाती, गांव की भाषा में जिसे रौब कहते हैं। आंखों में वही पुरानी कठोरता और चेहरे पर वही बेपरवाह घमंड। शिवम, वही इंसान जिसने 5 साल पहले काव्या के सपनों को थप्पड़ मारकर गिरा दिया था, वही जिसके नाम पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द लिखा था। शिवम ने काव्या को देखा और पल भर को उसकी आंखें भी झिझकी, लेकिन फिर वो हंसा, वाह, अब तो तू सच में रानी बन गई है, अरबती घर की बहू।
150 कमरे वाली। काव्या ने एक सांस ली। आवाज कांपी नहीं, लेकिन आंखें भीग गई। हां, बन गई। लेकिन जिस रात तुमने मुझे घर से निकाला था ना शिवम, उस रात मैंने मरने तक का सोच लिया था। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हवा रुक गई। गांव का शोर, बच्चों की आवाजें, सब जैसे थम गए। काव्या आगे एक कदम आई। तुम्हें याद है, तुमने कहा था, तू मेरे लायक नहीं, तू सिर्फ बोझ है। और फिर तुमने मुझे इस गांव के बीच खड़ा करके मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। शिवम की हंसी धीमी पड़ गई। अब क्या? उसने ताना मारा। अब बदला लेने आई है? काव्या ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बदला लेने नहीं आई। मैं बस ये जानने आई हूं कि उस रात सच क्या था। बूढ़े बाबूजी की आंखें फिर भर आईं। वो धीरे से बोले, बिटिया, सच तो बहुत पहले मर चुका था। काव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं बाबूजी, सच कभी नहीं मरता। वो बस किसी के डर में दब जाता है। आज मैं उसे बाहर निकालने आई हूं। और तभी गांव की भीड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक पुरानी गठरी थी। आंखों में डर था और होठों पर जैसे किसी कब्र का ताला लगा हो। काव्या की नजर उस औरत पर पड़ी और दिल ने पहचान लिया। ये वही थी जो उस रात वहां मौजूद थी और जिसने सब देखा था, लेकिन कभी कुछ बोली नहीं। भीड़ और भी सन्न हो गई। काव्या ने धीरे से पूछा, मौसी, आज बोल दो, बस आज। और बूढ़ी औरत की आंखों से पहला आंसू गिरा, जैसे 5 साल का बोझ जमीन पर टूट कर गिरा हो। वो कांपती आवाज में बोली, बिटिया, मैंने सब देखा था। शिवम का चेहरा सफेद पड़ गया। काव्या की आंखें खुली रह गई और गांव का दिल पहली बार सच सुनने के लिए तैयार हो गया। उस बूढ़ी औरत के होंठ कांप रहे थे, जैसे सच बोलने से पहले उसके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। गांव की हवा में अचानक ठंडक भर गई। काव्या ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, पर डर गया कि कहीं उसकी आवाज दब न जाए। इसलिए बस धीरे से बोली, मौसी, अब मत रुको। आज अगर सच नहीं निकला तो मेरी सांसें फिर से उसी रात में अटक जाएंगी। मौसी ने अपनी गठरी कसकर पकड़ी, आंखें झुका ली और फिर टूटे हुए स्वर में बोली, उस रात तू गलत नहीं थी बिटिया। गलत तो वो था जो तेरे साथ किया गया। भीड़ में कुछ औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया। किसी की आंखें चमकने लगी, किसी का चेहरा शर्म से झुक गया। शिवम ने गुस्से में दांत पीस लिए। अरे क्या बकवास कर रही है तू? बूढ़ी हो गई है तो दिमाग भी सड़ गया क्या? मौसी ने पहली बार शिवम की तरफ सीधे देखा। उस बूढ़ी आंखों में आज डर नहीं था, आज 5 साल का दर्द था। शिवम, तू चुप रह। आज तेरी आवाज नहीं, मेरी सच्चाई बोलेगी। काव्या की सांसें तेज हो गई। उसका पूरा शरीर जैसे सुनने के लिए तैयार हो गया। मौसी ने कहना शुरू किया, उस रात तू घर में अकेली थी। बाबूजी खेत पर गए थे। गांव में किसी के यहां शादी की तैयारी थी। तू रसोई में काम कर रही थी। तभी शिवम ने शराब पी रखी थी और उसके साथ वो शहर वाला दोस्त आया था, वही जो खुद को बड़ा आदमी समझता था। काव्या के कानों में जैसे सीटी बज गई। उसकी आंखों के आगे वो रात धुंधली सी लौट आई। उसे याद आया, दरवाजे की आवाज, गुस्से में चीख और फिर वो फिसलता हुआ अपमान। मौसी बोली, मैं पानी भरने निकली थी और तेरे घर के पीछे से गुजर रही थी। तभी मैंने देखा, शिवम दरवाजा बंद कर रहा था और अंदर से तू रो रही थी। भीड़ में एक आदमी गुस्से में बोला, तो तूने तभी क्यों नहीं बताया? मौसी की आंखों से आंसू बह निकले। बताती किसको बेटा? यहां औरत की आवाज को कौन सुनता है? यहां सच भी तभी सच माना जाता है जब किसी मर्द की जुबान से निकले। मैं बोलती तो लोग कहते, बूढ़ी की नीयत खराब है। काव्या ने आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों के पीछे वही रात जलने लगी। मौसी ने आगे कहा, उस रात तेरे साथ जो हुआ
वो तेरी गलती नहीं थी। गलती ये थी कि शिवम ने तुझे बचाया नहीं। उसने तुझे तोड़ दिया। उसने सबके सामने कहा कि तू खराब है, ताकि उसकी मर्दानगी पर कोई उंगली न उठे, ताकि उसका इज्जत वाला नकाब न गिरे। शिवम की आंखें लाल हो गई। वो आगे बढ़ा। चुप, बहुत बोल लिया तूने। लेकिन तभी बाबूजी ने शिवम का हाथ पकड़ लिया। बूढ़े हाथ कमजोर थे, फिर भी उसमें पिता का हक था। बस कर, अब बस कर शिवम। बाबूजी की आवाज में पहली बार गुस्सा था। आज अगर तूने फिर से मेरी बेटी की तरफ आंख उठाई तो मैं तेरा बाप नहीं रहूंगा। काव्या को बेटी सुनते ही जैसे गले में कुछ अटक गया। वो जल्दी से मुड़ गई ताकि कोई उसके आंसू न देख ले, पर उसकी आंखों का नमक उसके अंदर की जली हुई दुनिया को धो नहीं पा रहा था। शिवम तमतमाकर बोला, ये लड़की अब अरबती घर की बहू बन गई है तो नाटक करने आई है। यहां ये मेरी जिंदगी खराब करेगी। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, जिंदगी खराब तो मेरी हुई थी शिवम। तुमने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं छीनी थी, तुमने मेरी पहचान छीनी थी। तुमने मुझे जीते जी मार दिया था। भीड़ में एक जवान औरत ने डरते डरते कहा, काव्या, तू चली क्यों गई थी? पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? काव्या ने उसे देखा। उस सवाल में मासूमियत थी, लेकिन जवाब में आग थी। क्योंकि उस रात मेरे पास हिम्मत नहीं थी, मेरे पास सहारा नहीं था, मेरे पास सिर्फ बदन पर लगे आरोप थे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। और जिस गांव में बेटी का आंसू भी सबूत नहीं होता, वहां शिकायत किसके खिलाफ करती? बाबूजी ने सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर पछतावा था। मैं भी गलत था बिटिया, वो टूट कर बोले। मैंने उस रात तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे समझा नहीं। मैंने बस गांव की बातों से डरकर तुझे खुद से दूर कर दिया। काव्या ने उनकी तरफ देखा। बाबूजी, आप गलत नहीं थे, आप कमजोर थे, और कमजोरी का सबसे बड़ा फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। काव्या की नजर शिवम पर गई। शिवम ने ताना मारा, तो अब क्या? अब ये मुझे जेल भिजवाएगी? काव्या की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत। मैं तुम्हें जेल भिजवाने नहीं आई, उसने कहा। मैं बस अपने अंदर की उस लड़की को वापस लेने आई हूं, जिसे तुमने उस रात मिट्टी में दबा दिया था। भीड़ में कुछ आदमी बड़बड़ाने लगे, पर यह तो अब बड़े घर की बहू है, इसे क्या कमी है? काव्या ने एक लंबी सांस ली। कमी? वो हल्का सा हंसी जिसमें दर्द छुपा था। तुम्हें लगता है बड़े घर में जाने से दर्द खत्म हो जाता है? 150 कमरे वाले घर में भी रात वही होती है, जहां अकेले में इंसान अपने आंसू गिनता है। फिर उसने पहली बार अपने ससुराल का नाम लिया। मेरे ससुर अरबती है, उनके घर में हर चीज है, सोने के झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां, नौकरों की कतार, महंगे कपड़े। लेकिन मेरे अंदर जो टूट गया था, उसे कोई पैसे से नहीं जोड़ सकता था। भीड़ चुप थी। गांव के लोगों ने पहली बार समझा कि अमीरी का मतलब खुशी नहीं होता। काव्या ने कहा, मेरे ससुराल में मुझे सम्मान मिला, लेकिन वो सम्मान मेरे चेहरे पर था, मेरी आत्मा पर नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा तब भी उसी रात में कैद थी। इतने में वही सफेद कपड़े वाला आदमी आगे आया। उसने काव्या को धीमे से कहा, मैडम, आपके ससुर जी का कॉल है। काव्या ने फोन लिया। स्क्रीन पर नाम चमका, ससुर जी। उसने कॉल उठाई। बेटा। दूसरी तरफ भारी और नरम आवाज आई, तू कहां है? काव्या की आंखें भर आई। पापा, मैं गांव आई हूं। दूसरी तरफ एक पल सन्नाटा, फिर वो आवाज और नरम हो गई। सच लेने गई है ना? काव्या की सांस जैसे थम गई। आपको कैसे पता? वो आवाज बोली, क्योंकि बेटा, जिस दिन तू इस घर में बहू बनकर आई थी, उसी दिन मैंने तेरी आंखों में देखा था। तू किसी दर्द से भाग रही है, और जो दर्द भागने से नहीं मरता, वो सच बोलने से मरता है। काव्या के होंठ कांप गए। उसने धीरे से कहा, पापा, आज सच सामने आ गया। फोन पर वो आवाज भारी हो गई। तो बेटा, अब गांव की अदालत नहीं,
इंसाफ की अदालत चाहिए। काव्या ने फोन बंद किया और सीधे शिवम की तरफ देखा। अब तुम बच नहीं पाओगे शिवम। शिवम के चेहरे पर डर उतर आया। पहली बार उसके घमंड में दरार पड़ी। लेकिन तभी गांव की भीड़ के बीच से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कागज था। सांस फूल रही थी। वो चिल्लाया, काव्या, एक और सच। ये रहा। काव्या ने कागज पकड़ा और जैसे ही उसने पढ़ा, उसके हाथ कांप गए, क्योंकि उस कागज पर लिखा था उस रात की असली साजिश किसी और ने रची थी, और वो इंसान शिवम से भी ज्यादा करीब था। काव्या की आंखें फैल गई। ये कैसे हो सकता है? और गांव का सन्नाटा अब तूफान बनने लगा। काव्या के हाथ में वो कागज कांप रहा था। जैसे कागज नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का आखिरी सच उसके सामने खुल रहा हो। उसने आंखें झपकाई, फिर दोबारा पढ़ा। शब्द वही थे, मतलब वही था, और दर्द उससे भी बड़ा। भीड़ का शोर धीरे धीरे उठने लगा। किसका नाम है? कौन है वो? इतना बड़ा सच? काव्या ने कागज को सीने से लगा लिया, जैसे वो उसे किसी की नजर से छिपाना चाहती हो। पर सच छुपता नहीं। सच बस पल भर को सांस लेता है, फिर तूफान बनकर निकलता है। उसने धीमे स्वर में पूछा, ये कागज किसने दिया? जो आदमी दौड़ता हुआ आया था वो हांफते हुए बोला, मैडम, ये पुरानी पंचायत के कागज हैं, जो कभी सामने नहीं आए। वो शहर वाला दोस्त मरने से पहले गांव के एक आदमी को सच बताकर गया था, और उसने ये सब लिखा हुआ छोड़ा था। आज मुझे मिला तो मैं भागता हुआ आया। काव्या की आंखें फिर से मौसी पर गई। मौसी बस सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हो, हां बिटिया, यही सच है। शिवम का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो डर भी घमंड के पीछे छिपकर दहाड़ रहा था। नाटक बंद कर, शिवम चिल्लाया। कोई कागज वागज नहीं, ये सब झूठ है। काव्या ने पहली बार आवाज थोड़ी ऊंची की। झूठ? उसने कागज हवा में उठाकर कहा। तो ये लिखावट किसकी है? ये साइन किसका है? ये गवाही किसकी है? भीड़ आगे सरक आई। बाबूजी ने कांपते हाथों से कागज लेने की कोशिश की। काव्या ने उन्हें दे दिया। बूढ़ी आंखों ने जैसे ही पढ़ा, उनका शरीर जैसे टूट गया। ये तो बाबूजी के होंठ कांप गए। भीड़ में एक आदमी बोला, बाबूजी। किसका नाम है? बाबूजी की आंखों में आंसू उतर आए। वो धीरे से बोले, इसमें लिखा है उस रात का खेल सिर्फ शिवम का नहीं था। काव्या की सांसें तेज हो गई। उसका दिल चाहता था जोर से चिल्लाकर पूछे, फिर किसका था? मगर उसके गले में दर्द फंसा था। बाबूजी ने जैसे पत्थर निगल कर कहा, उसमें मेरा नाम भी है। पूरा गांव जैसे सुन्न हो गया। काव्या का शरीर एक पल को हिल नहीं पाया। उसकी आंखें बाबूजी के चेहरे पर टिक गई, जैसे वो सुनना ही नहीं चाहती हो। नहीं। काव्या के होठों से बस इतना निकला, ये झूठ है। मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी ने सिर नीचे कर लिया। काव्या, तेरे बाबूजी ने तुझे कभी बुरा नहीं चाहा। उनकी आवाज टूटी हुई थी। लेकिन इंसान जब डरता है ना, तो वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। मैं डर गया था बिटिया। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। आप डर गए थे तो मुझे क्यों जलाया? वो रोती हुई बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आप तो मेरे अपने थे बाबूजी। आप तो मेरे लिए दीवार थे। बाबूजी हाथ जोड़कर वही जमीन पर बैठ गए। मैं उस रात खेत से जल्दी लौट आया था। मैंने सब सुन लिया था। उनकी सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। मैंने देखा, शिवम नशे में था। उसके दोस्त की आंखें गंदी थी, और तू अंदर रो रही थी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला, उसे धक्का दिया, उसे बाहर निकाला। लेकिन काव्या का चेहरा उम्मीद से भर गया। लेकिन बाबूजी ने कांपते हुए कहा। लेकिन फिर वो आदमी बोला, अगर तूने गांव में ये बात फैलाई तो तेरी बेटी का नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा।
और मैं तुझ पर इल्जाम लगा दूंगा कि तूने ही अपनी बहू को बिगाड़ा। काव्या का दिल दहल गया। मैं डर गया बिटिया। मैंने सोचा, अगर मैंने सच बोला तो गांव मेरी बेटी को जिंदा नहीं रहने देगा। वो सच से ज्यादा बदनामी को बड़ा मानते हैं। भीड़ के चेहरे एक एक करके झुकने लगे। बाबूजी रो पड़े। मैंने सोचा, उसे यहां से दूर भेज दूं। वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे, तू बच जाएगी। लेकिन मैं भूल गया कि दर्द वक्त से नहीं, इंसाफ से मिटता है। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसके अंदर एक तरफ गुस्सा था, एक तरफ वो छोटी सी बच्ची थी जो आज भी अपने बाबूजी की गोद चाहती थी। वो फूट फूट कर रोई, आपने मुझे बचाने के नाम पर मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीख को चुप करा दिया। मौसी आगे आई। बिटिया, उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा। तेरे बाबूजी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उन्होंने तुझे नफरत से नहीं, डर से छोड़ा। काव्या ने रोते हुए कहा, डर भी तो गुनाह होता है मौसी। जब कोई लड़की टूट रही हो और उसका अपना भी उसे छोड़ दे। शिवम अब तक चुप था। उसे लगा था कि सब बाबूजी पर जाएगा और वो बच जाएगा। लेकिन काव्या की आंखें अचानक उसकी तरफ उठीं और उस नजर में बिजली थी। और तुम शिवम, काव्या ने कहा, तुमने मेरे टूटने का तमाशा बनाया। तुमने अपने दोस्त के गुनाह को मेरे नाम पर ढक दिया। तुमने मुझे चरित्रहीन कहकर खुद को मर्द साबित किया। शिवम चीखा, मैंने कुछ नहीं किया। काव्या ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने मौसी से कहा, मौसी, एक बार फिर बोलो। सबके सामने मौसी ने कांपते हुए कहा, हां, शिवम भी दोषी है। उसने खुद तुझे नहीं छुआ, लेकिन उसने उस आदमी को रोक नहीं। उसने उल्टा तुझे बदनाम कर दिया और गांव के सामने तेरी इज्जत की कब्र खोद दी। भीड़ में अब गुस्सा फैलने लगा। ये तो और बड़ा पाप है, ये तो धोखा है, औरत को यूं बदनाम करना। शिवम पीछे हटने लगा। हट, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन काव्या ने उसे रोका नहीं। वो बस एक वाक्य बोली, अब गांव नहीं रोकेगा शिवम, अब कानून रोकेगा। उसने उसी पल अपने साथ आए आदमी को इशारा किया। वो आगे आया और बोला, मैडम, एफआईआर तैयार है और आपके पापा ने पहले से ही सब इंतजाम करवा दिए हैं। काव्या की आंखें भर आई। उसने फिर से ससुर जी को कॉल किया। पापा, उधर से आवाज आई, बोल बेटा। काव्या ने रोते हुए कहा, आज मेरी जिंदगी का सबसे भारी सच सामने आया और सबसे बड़ा दर्द यह है कि मेरे बाबूजी ने मुझे बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया। ससुर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आज तूने खुद को बचा लिया। अब तेरी लड़ाई बदले की नहीं, इंसाफ की है, और इंसाफ में सबसे पहले दिल को हल्का करना पड़ता है। काव्या ने फोन रखा। वो बाबूजी के पास गई। बाबूजी की आंखें उसके पैरों पर थी, जैसे वो माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हों। काव्या ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। बाबूजी, बाबूजी काम कर बोले, माफ कर दे बिटिया। काव्या ने रोते हुए कहा, माफी मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन दर्द, दर्द मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं अब कमजोर नहीं हूं। उसने उनके हाथ माथे से लगाए और पहली बार गांव ने देखा, एक लड़की इंसाफ मांगने आई थी, पर इंसान बनकर लौटी थी। शिवम को लोग पकड़कर पंचायत की तरफ ले गए। काव्या वहां खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने पूरे गांव को देखा और कहा, आज मैं जीत कर नहीं जा रही, आज मैं बस सांस लेकर जा रही हूं। क्योंकि जिस लड़की को तुमने गलत बनाया था, वो आज खुद को सही साबित करके जा रही है। रात उतर आई। आंगन में एक छोटा सा दिया जल रहा था। काव्या ने उसे देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। वो बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, अब अंधेरा मुझे नहीं डराएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी रोशनी बन चुकी हूं। और गांव, जो सालों से पत्थर बना था,
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। आज पहली बार सच के सामने चुपचाप झुक गया। समाप्त।